नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं सच बेधड़क। आज सच बेधड़क पर हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। अविनाश गहलोत, जो कि राजस्थान के युवा कैबिनेट मिनिस्टर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इनके जिम्मे में है, इनकी जिम्मेदारी इनके पास है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या विजन अविनाश गहलोत का है और इस विजन के साथ एक युवा नेता होते हुए क्या कुछ काम वो करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सच पे धड़क पर। सबसे पहले थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अविनाश जी, सबसे पहले सियासी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक युवा नेता है, आपने कम उम्र में ही राजनीति शुरू करी थी, उसका क्या स्ट्रगल रहा, पहले की जर्नी आपकी कैसे रही, पहले इससे शुरुआत। देखिए सोनल जी, पहले तो मैं ये बताऊं, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूं और पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता होने के नाते हमने पार्टी का काम किया है और कार्यकर्ता के नाते मुझे जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार में मिली है, ये बात ठीक है। लेकिन हमारा बचपन, हमारा परिवार, हमारी कई पीढ़ियां जो है इस विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। और 2010 में पहली बार मैंने नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उस समय हार गया था। उसके बाद लगातार सक्रिय रूप से मैं राजनीति में हूँ और किस्मत से मुझे पार्टी ने उनके आशीर्वाद के कारण 2018 में पहली बार पार्टी का टिकट मिला। उसके बाद जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे पहली बार विधायक बनने का अवसर मिला। दोबारा फिर 2023 में पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मैं फिर जनता के आशीर्वाद से दोबारा जीत कर आया हूँ। तो ये तो पार्टी का आशीर्वाद है। मैं आज जो कुछ हूँ वो पार्टी के कारण हूँ। पार्टी के साथ काम करने का मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं इस राजनीति के प्लेटफॉर्म पर हूँ। और निश्चित ही ये जो कुछ है ये पार्टी की देन है, मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी मैं सुन रही थी कि आप पत्रकारिता में जाना चाहते थे, आप पत्रकार बनना चाहते थे। ये जर्नी क्यों, राजनीति ही क्यों आपने चुना? देखिए ये बात ठीक है। जब मैं एमए कर चुका हूँ और ग्रेजुएशन के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में मुझे लगा था कि मैं पत्रकार बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का शौक़ भी था और मुझे ये मेरा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है पत्रकारिता का। बहुत पहले मैं एक प्रिंट मीडिया के ऑफिस में गया था, मेरा रिज्यूम दिया था मैंने कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। उस समय मेरे पास डिप्लोमा नहीं था। फिर मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो फिर मेरी खेल में रुचि भी थी, तो मैंने बीपीएड भी किया। और उसके बाद फिर मेरी रुचि लॉ के अंदर बढ़ी, तो मैंने लॉ किया। ऐसे करके मैंने जीवन में कई अनुभव लिए हैं। आखिर में 2018 में जन सेवा करने के उद्देश्य से मुझे राजनीति में पार्टी लेकर आई और उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा अवसर है मुझे काम करने के लिए। और लगातार 6 सालों से मैं इस सक्रिय राजनीति में एक विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ, क्षेत्र की जनता के हित के काम कर रहा हूँ। अविनाश जी, पीएम मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और आपका विभाग इस विजन में काम करने के लिए क्या कुछ करेगा और क्या कुछ नवाचार आप लागू कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 के बाद से लेकर आज 2024 चल रहा, पिछले 10 सालों में जन कल्याण के जितने भी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं, उसके साथ देश की भावना से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको सुलझाकर जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान देश की जनता को दिया है, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। और कोई, पहले भी बहुत सरकारें रही, उन्होंने भी काम किया है। चूँकि हमारे महापुरुष हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सुंदर सिंह भंडारी जी हो, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार रही हो और अब भजनलाल जी की सरकार है। अंत्योदय का जो हमारा मूल मंत्र था, अंत्योदय के विचार के कारण हम लोग समाज में वंचित वर्ग जो है, उस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। और जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है उसमें सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उसके पास वो सारी सुविधाएं पहुँचे, ये हमारी सरकार का विज़न है। और वर्तमान के भजनलाल सरकार ने अंत्योदय से सूर्योदय का नारा दिया है कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को हम लोग सरकार की वो सुविधाएं दे सके जो इतने सालों तक वंचित रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सबको साथ लेते हुए, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छ भारत मिशन का अभियान हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, आयुष्मान योजना हो, दीनदयाल सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना हो, ऐसी सैकड़ों वेलफेयर की स्कीम है वो जनता के लिए। और मैं ये सोचता हूँ ये जितने भी योजना है ये सारी की सारी उन गाँव में ढाणी में बैठे हुए लोगों के लिए है, जहाँ आज तक वो कल्पना ही करता है था कि नहीं मेरे पास सुविधा होगी।
आज जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो हमारी माताएं बहनें गृहिणी महिलाएं जो है वो 2-2 किलोमीटर दूर तक जाके पानी का मटका जो है सर पे लाके पानी लाती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने घर घर के अंदर टूटी के कनेक्शन देने का काम किया है। ये बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट स्कीम है। मैं सोचता हूँ ये इतने बड़े देश के अंदर इतनी बड़ी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, सोचना, उसको लागू करना, मैं सोचता हूँ इससे कोई ये छोटा काम नहीं है। जहाँ अरबों रुपए लगते हैं उसके बाद उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना देश के अंदर और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का सपना है। हम सब लोगों को सबका साथ सबका विकास की मूल मंत्र को लेकर चलेंगे और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को, समाज के जो पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उनको जन कल्याणकारी योजना जो उसका लाभ दिलाएंगे। अविनाश जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी कि लोगों के लिए न्याय और उनके अधिकार के लिए आपको चुना गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है। आपका विजन 5 साल का, क्योंकि बहुत से नेता, बहुत से मंत्री तमाम वादे करते हैं जनता के सामने, चुनावी वादे करते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं, जब कार्यकाल शुरू होता है, जब काम शुरू होता है, तो वही नेता या वही मंत्री, बहुत बार देखे गए एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे, वो उस वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आपका विजन राजस्थान की जनता के लिए क्या है? देखिए, पहले तो सरकार का विजन ये है कि हाँ, राजस्थान के अंदर जो पिछले 5 सालों से कांग्रेस का भ्रष्ट शासन रहा है, कुशासन रहा है, जहां कानून तार तार हुआ है, महिलाओं की इज्जत है वो तार तार हुई है, और जो राजस्थान को शर्म से नीचा देखना पड़ा था पिछले 5 सालों में, करप्शन जिस स्तर पर पहुंचा था, मैं सोचता हूँ ये बड़ी चुनौतियां हैं राजस्थान में। लेकिन पिछले 3 महीने का 15 दिसंबर के बाद 15 मार्च तक का समय अगर हम राजस्थान की सरकार का निष्कर्ष के तौर पर देखें, मैं सोचता हूँ ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने किए। इन मुख्यतः फैसलों में जो ERCP है, राजस्थान के 12 से 13 जिलों की जो लगभग आधे जिले हैं, उन जिलों की जो पेयजल की मुख्य समस्याएं थी, उनका केंद्र सरकार के साथ में, MP गवर्नमेंट के साथ में समझौता करके ERCP को MOU करना, उसको लागू करना, और 2,80,000 जो हेक्टेयर जमीन है उसमें सिंचाई करने के लिए जो उन्होंने MOU किया है, मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ इसकी कॉस्ट जो है लगभग 45,000 करोड़ के करीब की आएगी, तो ये बहुत बड़ा समझौता। उसके बाद में यमुना जल के समझौता हुआ है, तो ये चूरू को, ये सिक्कर को, शेखावटी के क्षेत्र को पानी मिलेगा। उसके बाद बिजली के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, 2.25 लाख करोड़ रुपए के MOU बिजली के क्षेत्र में हुए हैं। तो भजनलाल जी की सरकार का, वर्तमान की राजस्थान की इस लोक हितैषी सरकार का पहला जो साल है, ये बिजली और पानी के जनहित के मुद्दे को लेकर रहेगा। इसमें हम लोग आने वाले समय में बिजली के मुद्दे पर मैं स्पष्ट कह सकता हूं, हम लोग आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। और जो पहले हम लोग आयात करते थे बिजली, महंगे दाम में खरीदते थे, आज हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। लोगों को बिजली सही समय पर और पहले की मात्रा में अधिक, पहले की बजाय अधिक मात्रा में मिलने वाली है। तो ये बिजली और पानी का जो विशेष सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं राजस्थान में, इसका सोल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। उसके अलावा पेपर लीक के मामले में जो पिछले सरकार के समय आपने देखा होगा कि पेपर लीक का जितना दुर्भाग्य रहा हमारे युवाओं का इस सरकार के रहते, तो वो कहीं न कहीं उसमें ये जो नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो कानून बनाया गया है और जो SIT का गठन किया गया है, आपने देखा होगा कि जो लोग फर्जी तरीके से सिलेक्शन हो गए थे SI के अंदर, उनको पकड़ के लाए, जेल के अंदर डाला गया फर्जी तरीके से। और उसके बाद में ये जो गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर के खिलाफ में जो कानून को अपने हाथ में लेकर जो अपराध करते हैं, उनके लिए ATS का गठन करके जो अपराधों पर रोकथाम लगाने का काम किया है। अपराधियों को नकेल कसने के लिए उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया। बजरी खनन जो अवैध तरीके से होता था, उसके खिलाफ में जो अभियान चलाया गया, ये मैं सोचता हूँ इससे पहला शुरुआत के 3 महीने में कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार की पॉलिसी जैसा केंद्र सरकार की, वैसा राजस्थान सरकार की, करप्शन पर 0 टॉलरेंस। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से करप्शन खत्म हो, कानून का राज चले, लोगों की जो आत्मा है वो सरकार के साथ बनी रहे, लोग कानून के अंदर विश्वास करें, लोकतंत्र में विश्वास करें। हम सब लोग मिलकर वसुदेव कुटुंबकम के साथ में काम करें। एक नए राजस्थान बनाने के लिए जो सपना हमारा है, उस पर फोकस करते हुए उसको पूरा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अविनाश जी, क्योंकि आपने महिलाओं के बारे में भी बात करी, कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी भी बहुत कसावट की ज़रूरत है कानून व्यवस्था में। विपक्ष लगातार निशाना साधता है कि अभी भी चेन स्नैचिंग होती है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, बुजुर्गों की हत्या करी जा रही है, बूढ़ी औरतों की हत्या की जा रही है, बल्कि बूढ़ी औरतों का बलात्कार भी किया जा रहा है। तो उसको लेकर आपकी सरकार का अभी क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में? देखिए, आपकी बात ठीक है।
सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वहाँ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहाँ सत्ता में रहने वाले शासन की, पार्टी की, दल की रहती है। पिछले 5 साल में जो राजस्थान अपराध के अंदर जो ग्राफ बढ़ा था लगातार, चाहे वो हत्या का हो, चाहे महिला अपराध का हो, चाहे SC/ST के खिलाफ में अपराध का हो, डकैती का हो, लूट का हो, चाहे किसी भी प्रकार के अपराध, और संगठित अपराध भी होने लगे थे गैंग्स में, ये गैंगवार बना के। तो मैं सोचता हूँ कि पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम लोग देखेंगे और वर्तमान में 3 महीने का हम लोग देखेंगे तो बहुत इसमें गिरावट आई है। लेकिन फिर भी आज भी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता इस बात की है, महिलाओं का मान सम्मान हो। आज हमारी बहन, बेटी, हमारी बुआ, बड़े बुजुर्ग कोई भी अगर रास्ते से निकले तो उसको वो सम्मान मिले, उसको सुरक्षा का जो भाव है वो मन में होना चाहिए कि नहीं, सरकार की जो पॉलिसी जो वो हमारे लिए है, हम कहीं भी आएंगे, कहीं भी जाएंगे तो सरकार का तंत्र इतना मजबूत है कि हमारे साथ में कोई अपराध नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि भजनलाल जी की सरकार ने बहुत कुछ किया है अपराध को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए हम सबको भी एक जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। आज छोटे छोटे अपराध इस बात के लिए होते हैं कि लोगों में नशे की प्रवृत्ति हो गई है, लोग अपराध को बहुत छोटा समझने लगे। आज छोटे से काम के लिए हत्याएं हो जाती है, लूट हो जाती है, राह चलते राहगीर से लूट हो जाती है। यही कारण है अविनाश जी की कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इसलिए लोग आसानी से किसी का बलात्कार कर देते हैं, किसी को मौत के घाट उतार देते हैं, तो शायद उनको वो कानून का डर नहीं है। देखिए, समाज में ये निश्चित रूप से विकार पैदा हुआ है, समय के साथ में धीरे धीरे ये अपराध बढ़े भी हैं, लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत हो, ऐसा हमारी सरकार का विजन है। और निश्चित ही हम पूरा विश्वास राजस्थान की जनता को दिलाते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार तैयार है और कानूनी रूप से हम लोग जितना कर सकते हैं उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ ऐसे कानून लाए जाएंगे जहां अपराध पर रोक लग सके और राजस्थान की जनता अपने आप को सुरक्षा के जो दायरा है उसके अंदर अपने आप को महसूस कर सके। अच्छा, एक और मुद्दा बेरोजगारी, जो कि लगातार बहुत ज़्यादा विवादों में रहा, चाहे विपक्ष का निशाना साधना हो, चाहे आपकी सरकार का हो। बेरोजगारों के लिए आपकी सरकार क्या करती है? चाहे नई नौकरियां हो, अब पेपर लीक मामला है, उसको लेकर लगातार SIT का गठन हुआ है, लेकिन उसको जड़ से खत्म करने के लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। देखिए, बात ठीक है, पिछली सरकार में 2018 से 2023 में 19 प्रकरण ऐसे दर्ज हुए थे पेपर लीक के, जहां लाखों विद्यार्थी जो अपने खून पसीने की कमाई से, मेहनत के आधार पर उनके परिवार जो उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद में जब पेपर होता है, पेपर के बाद में ऐसा सुनने को आता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, तो बच्चे के मसूबे जो है, उनके जो कहीं न कहीं भविष्य उससे बर्बाद हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। हमारी सरकार बनने के बाद में 2 पेपर हुए अभी तक, दोनों बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुए, सफलतापूर्ण हुए, किसी प्रकार का कोई पेपर लीक का प्रकरण नहीं आया। इन 3 महीने की बात मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जितने भी प्रकरण हुए थे, सरकार ने कुछ नहीं किया। और एक आपकी जानकारी बता दूं, पूर्व जो DG रहे हैं SCB में, डॉक्टर BL सोनी, उन्होंने भी हाल के दिनों में एक ऑडियो उनका आया, हम सब ने सुना है। करप्शन के मामले में उन्होंने जो कार्रवाई की थी पिछली बार SCB के मामले में, राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन सरकार ने उनके हाथ पांव बांध दिए थे और उन्होंने वीडियो में अपनी वेदना जाहिर की, अपनी पीड़ा जाहिर की कि सरकार पिछले 5 सालों में राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जी को, उनके खुद की पार्टी के एक बड़े नेता को आपस में उलझाने का काम करती थी। SCB में जितने भी प्रकरण आए उनको अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजा गया, लेकिन सरकार ने उनको स्वीकृति नहीं दिया। जो रेड हैंडेड हुए थे, ट्रैप हुए थे, जो उसके अलावा और क्या सबूत चाहिए, उसके बावजूद उनको अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली। चूंकि वो कांग्रेस के कुशासन के अंग थे का, लोग भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए थे, कहीं न कहीं सरकार मिली हुई थी, सरकार के कार्यकर्ता मिले हुए थे और उनका एक राज्य मंत्री प्राप्त का दर्जा, राज्य मंत्री जो दर्जा लिया हुआ एक व्यक्ति था, वो उससे 18 लाख रुपए बरामद हो गए। सचिवालय में सोने मिले, केस मिला है। और कहीं आप देखेंगे तो करप्शन ने जितना तांडव राजस्थान में पिछले 5 सालों में किया है, राजस्थान की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। अब उसका परिणाम देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि जिन जिन लोगों ने करप्शन किया है, सारे के सारे सलाखों के पीछे होंगे। SIT का गठन हुआ है और जितने भी हम लोग कर सकते हैं करप्शन को खत्म करने के लिए, जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आने वाले समय में होगा। युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की जाएगी और जितनी मेहनत वो करते हैं, मेहनत का परिणाम बच्चों को मिले, इसलिए भी हम लोग करें। दूसरी बात आपने कही है बेरोजगारी की, ये बात ठीक है। पिछले 5 सालों में राजस्थान में 28.5% के साथ में बेरोजगारी की दर थी, जो इंडिया के अगर हम लोग मैप में देखें, उसकी इंडेक्स में अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग नीचे से दूसरे या पहले नंबर पे थे।
बेरोजगारी में। मतलब इससे ज़्यादा बेरोजगारी और किसी प्रदेश में नहीं थी यहाँ। सरकार ने कोई भर्तियाँ नहीं निकाली यहाँ, कहीं कोर्टों में अटक गई, कोई किसी में लेखू ना रख दिया तो वो सारी अटक गई है। हमारी सरकार ने आते ही ये कह दिया कि हम किसी भी ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को नहीं रोकेंगे जो जनता के हित की हो, चाहे भर्ती पहले की सरकार की हो चाहे हमारी सरकार में निकलेगी, हम उनको निकालेंगे। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री श्री विश्वकर्मा योजना एक निकाली है। इस विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और एक नई शिक्षा नीति को भी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया, जो इसी साल जुलाई से लागू हो गया। जो पहले की लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति थी उसको चेंज करके 34 ईयर्स बाद में 2020 में उसको लागू किया। अब ये इंप्लीमेंट होने वाली है 2024 के जुलाई से सेशन से। उसमें ये जो थ्योरेटिकल बुक्स होती हैं उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट को भी कोर्सेज को शामिल किया गया। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से छोटे छोटे जो हाथ के जो अपना हुनर जानते हैं, अपनी कौशल के आधार पर जो काम करते हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति हो, चाहे ये सुनार का काम करने वाले व्यक्ति हो, और चाहे ये सब्जी बेचने वाले हो, स्ट्रीट वेंडर टाइप, जो लोग अपने हाथ के हुनर के आधार पर, कुशलता के आधार पर जो काम करने वाले हैं, उनको सिर्फ 5% ब्याज दर के आधार पर बैंक के माध्यम से लोन मिलेगा ताकि वो रोजगार चला सके। ये मैं सोचता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसमें उन छोटे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार के साधन को जोड़कर दिया है। तो लोग कोई खाली नहीं बैठा रहेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने जीवन का, परिवार का पालन पोषण ठीक तरीके से हो सके, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखपति दीदी योजना चालू करी है। तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए लखपति बनाने का उद्देश्य उनका। आने वाले समय में लगभग 3 करोड़ हमारी बहनों को लखपति दीदी योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे पहले किसी सरकार में ये विजन था क्या कि हमारी माताओं, बहनों, महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सके? ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने छोटे स्तर से अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी, गांव के संघर्ष को देखा था, उन्हें पता है कि गांव में रहने वाली महिलाओं की स्थिति क्या है। आज 33% का रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में देकर जो काम उन्होंने किया है, मैं सोचता हूँ देश में क्रांतिकारी परिवर्तन है ये। जब इसे लागू होगा तो ये माताओं, बहनों को, महिलाओं को राजनीति में भी सम्मान मिलेगा। आर्थिक रूप से सम्मान दे रहे हैं, राजनीतिक रूप से सम्मान दे रहे हैं, सामाजिक रूप से सम्मान दे रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य मैं कह रहा हूँ देश का नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते जो प्रत्येक वर्ग है समाज का, जिसके कारण समाज की संरचना हुई है, वो सब लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक किस्सा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने बहुत बार सुना कि आपने जनता के लिए थाने में रात गुजारी थी, वो क्या किस्सा था? देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने, जैसा मैंने कहा, करप्शन का जो तांडव था, पहले एक बार उन्होंने हेलमेट का अभियान चलाया था। मोटर बाइक पे जो लोग जाते हैं, बेचारे गरीब आदमी, आधा किलोमीटर अगर कोई घर से सब्जी लाने के लिए जाता है तो पुलिस उस हेलमेट अभियान अच्छा था, नो डाउट अभियान अच्छा था। सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होते हैं, परिवार से व्यक्ति चला जाता है, अकाल मौत हो जाती है, सड़क एक्सीडेंट रोकने के लिए हेलमेट अभियान ठीक था। लेकिन हेलमेट अभियान की आड़ में जो पुलिस वाले थे, कुछ लोग, कुछ करप्ट लोग थे, उन्होंने उसको पैसा बना लिया, लोगों से 1000, 2,000, 3,000 रुपये लेना शुरू किया। जब इस प्रकरण के बारे में बात करूँ कि जब मैंने वहाँ पता किया, एक फौजी आदमी को उन्होंने जबरदस्ती बिठा दिया, जिसके घर में शादी थी, वो सब्जी लाने के लिए गया, वापस है उसको बिठा दिया, और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी रोजनामचे में रफड़ डाले हुए। एक व्यक्ति अपने घर से गौशाला से वापस आ रहा था, उसके बच्चों को उतार के, उसकी महिला बीवी को उतार के पैदल रवाना कर दिया। मुझे पता लगा, मैं वहाँ गया, फिर वहाँ DYSP आए, SHO आए, सारे लोग आए, बहुत फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा होगा नहीं। अब मैं इन लोगों के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था बनी उसके मैं खिलाफ में हुआ, और मैंने पूरे थाने में रात गुजारी। बाद में उसको लाइन हाजिर किया गया, और उसके दूसरे ही दिन राजस्थान सरकार को इस हेलमेट अभियान को वापस लेना पड़ा था। जो सरकार की किरकिरी हुई थी, हमने कहा था कि हम जनता के हित में साथ रहेंगे, विपक्ष में होने के नाते ऐसी योजनाओं के खिलाफ में जो जनता में लूट मार मचाती है, करप्शन को बढ़ाती है, भ्रष्टाचार करती है, और लोगों के सम्मान के साथ में जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ में, तो ये हेलमेट अभियान भी वापस लेना पड़ा था। और लोगों को ये सुकून भी मिला था कि नहीं, हमारे साथ जो अन्याय इस कांग्रेस सरकार में जो अधिकारी कर रहे हैं उससे हमें नहीं जाती। अविनाश जी, राजनीति में सेवा का मौका आपको मिला है, और तमाम मंत्रियों को सेवा का मौका मिलता है अपनी जनता के लिए, चाहे फिर वो किसी भी राज्य की सरकार हो। लेकिन आपके विभाग में देखा गया कि सरकारें बदलती है, मंत्री बदलते, लेकिन विभाग का काम करने का तरीका एक तरीके का होता है। तात्पर्य यह है कि बहुत से बुजुर्ग महिला या विधवा या दिव्यांगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं विभागों के, कि पेंशन आई कि नहीं आई, या जो भी उनको सेवा है वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। आप ऐसा क्या कुछ करेंगे कि वही विभाग की जो कामकाज है वो उनके घर तक पहुँचे, उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े?
इसका विजन आप कैसे देखते हैं और कितना काम इसमें आप कर पाएंगे? देखिए, ये बात ठीक है कि हमारे विभाग से राजस्थान के 1 करोड़ से ज़्यादा के लाभार्थी जुड़े हुए हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन भी है, विधवा पेंशन भी है, दिव्यांगों के लिए, विशेष योग्यजन के लिए जो पेंशन है वो भी है, और उसके अलावा स्कॉलरशिप भी है हमारे साथ में। और ये जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल के अंदर रहने वाले हमारे जो गरीब परिवार के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका भी आवासीय विद्यालय भी हैं, छात्रावास भी, दोनों सब तरीके से। कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा के लाभार्थी आज की तारीख में राजस्थान सरकार के पास में, इस विभाग के पास में। राजस्थान की आबादी के 70% परिवार जो हैं इस विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 55 साल से ऊपर जो भी वृद्ध हो जाते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको पेंशन हमारे विभाग से मिलती है। पहले प्रधानमंत्री मोदी से पहले चाहे पेंशन हो चाहे कोई भी सरकारी स्कीम हो, उसका फ़ायदा लेने के लिए आपको किसी न किसी अधिकारी के पास में जाना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाकर दलाली का जो काम था, बिचौलियों का काम था, जो आम लाभार्थी के बीच में, सरकार के बीच में, उसको ख़त्म कर दिया। आज जितने भी स्कीमें हैं, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से सीधा का सीधा उनके खाते में चला जाता है। किसी बिचौली की आवश्यकता नहीं। आज किसान सम्मान निधि का एक बटन दबता है, 17, 18, 20 हज़ार करोड़ रुपए किसानों के खाते में चले जाते हैं। पहले ये प्रक्रिया अलग थी। तो पहला तो करप्शन खत्म करने का सबसे बड़ा काम मोदी ने बैंकों में खाते खुलवा कर किया है। पेंशन आज जिस व्यक्ति को मिलनी थी पूरी मिल रही है, उसमें बीच में किसी बिचौले की, दलाल की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी उसका समय होता है, पेंशन मिल जाती है। कुछ परेशानी विभाग के पास में, चूंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने जो उसमें नहीं कर पाई थी, वो हम लोग कर रहे हैं। जो वृद्धजन है, जैसे पेंशन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी पेंशन अगर हम लोग वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है मोबाइल के माध्यम से, किसी और के OTP के माध्यम से, या फिंगरप्रिंट नहीं आ पाते हैं, तो अब लोगों ने हमें किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो व्यक्ति BDO के पास में जाए, पंचायत समिति में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास में, शहरी क्षेत्र में SDM के पास में जाए, वहाँ जाके वो उनसे पेंशन का वो वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हर साल हमें पेंशन का 1 साल में 2 महीने के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जिसको आज पेंशन मिल रही है, क्या वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है, उसकी जीवित का प्रमाण पत्र हम लोगों को लेना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने अभी चुनाव की वजह से उसको दिया है, कल ही हमने उसको और आगे बढ़ा दिया है, ताकि उसके बाद में समय पर जो पात्र लोग उनको मिल सके। समय के साथ में आप लोग देखेंगे आने वाले समय में करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और जो जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने बेनिफिशरीज हैं, जो लोग हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम लोग उसको पूरा डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी बहुत सारे ऐसे नवाचार किए हैं मेरे बनने के बाद में। निःशुल्क तरीके से हमारे जो दिव्यांग हैं, जो विशेष योग्यजन हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते, कानों से सुन नहीं सकते हैं, मेंटली जो डिसेबल लोग हैं, उनके लिए हमने के हेल्पलाइन नंबर शुरू किया 24/7 का। उसमें वो लोग एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। उनको सारे कोर्सेज जो हैं वो फ़ोन पे डायल करेंगे, डायल करने के बाद में जैसा हम फ़ोन में लगाते वैसा ही उसको उसका लाभ मिल जाएगा। और हमने ये किया है बिल्कुल निःशुल्क। जिस NGO के साथ में हमने MOU किया वो बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। वो दिल्ली का एक NGO है, तो ये पहले नहीं था, ये हमने अभी चालू किया है। और दूसरे बहुत सारे ऐसे हैं। अब हम लोग, जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूट चलते हैं विभाग के अंदर, वो कहीं थैले में चलते हैं, जिसकी NOC पिछले सरकार के समय ऐसी दे दी गई थी। अब हम लोगों ने उसका किया है। एक तो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, तो जो अभ्यर्थी है, जो एडमिशन उसमें लिया है, क्या वहाँ वो काम होता कि नहीं होता है, वहाँ एजुकेशन होती कि नहीं होती है, संस्थाएं संचालित होती कि नहीं होती। एक हमने वोट कर दिया है, एक बायोमेट्रिक कर दिया, आधार लिंक करा के कर रहे। स्कॉलरशिप के मामले में भी हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से जो व्यक्ति पात्र है उसको स्कॉलरशिप का लाभ मिलना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम सब लोग इसको एक विजन डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। उसमें जो लोग करप्ट हैं, जिन लोगों ने कहीं की अनियमितता की, उनको ब्लैक लिस्ट पे किया है। और समय के साथ में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इजी जो है एप्लीकेशन, वो हम लोग बहुत इजी करने वाले हैं, ताकि एक व्यक्ति को घर बैठे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं से वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, और एक निश्चित हम समय अवधि तय कर रहे हैं कि समय अवधि में उसको उस योजना का लाभ मिल जाए। लेकिन जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो डिजिटली उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? क्या आपके अधिकारी उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास में DLO जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद हमने SSO लगाए हैं जो ब्लॉक स्तर पे हैं।
उनके माध्यम से हम लोग ये आने वाले समय में करेंगे कि जो व्यक्ति हमारे विभाग से जुड़ा हुआ है, जिस योजना का लाभ हमारे विभाग से मिलेगा, ब्लॉक स्तर पर हम लोग कैंप करेंगे। ब्लॉक स्तर पर कैंप करने के बाद में चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे स्कॉलरशिप वाला हो, चाहे पालनहार का हो, चाहे ये दूसरी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका एक निश्चित समावधि करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक पर हम लोग करेंगे ताकि ब्लॉक पे वो लोग आ जाए। 2 दिन का, 3 दिन का, एक अखबार में विज्ञापन के माध्यम से, टीवी में, ये माइक साउंड के माध्यम से, उनको अवेयरनेस के माध्यम से उनको वहाँ तक लाया जाएगा और उनको इस योजना के बारे में बताया भी जाएगा ताकि वो उसके योजना के बारे में जान भी ले और सही समय पर लाभ भी उसको मिल जाए। राजस्थान की सरकार मिशन 25 का दावा कर रही है और साथ ही दावा कर रही है हैट्रिक का। आप कितने श्योर है हैट्रिक को लेकर? साथ ही क्या कुछ मुद्दा जिससे राजस्थान की सरकार कहीं ना कहीं जनता भरोसा करे कि हाँ हमारी यही सरकार होनी चाहिए? किन मुद्दों पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, 2014 से पहले 10 साल यूपीए गवर्नमेंट के, 2014 के बाद 10 साल नरेंद्र मोदी जी की एनडीए गवर्नमेंट के। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट कहूं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के नेता रहे, उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाएंगे। वो नारा जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक चलता है। आज भी आप उनकी मीटिंग में, सभा में देखेंगे, वो नारा चलता है। लेकिन अधिकतर लगभग देश में 60 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद वो नारा ही रहा, नारे का लाभ मिला नहीं, गरीबी हटा नहीं पाए। 2014 के बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश की आबादी के 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने नारा नहीं दिया था, उन्होंने काम करके दिखाया है। और उसके अलावा जितनी वेलफेयर स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के लिए लागू की है, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा, लेकिन शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से लेकर, किसानों से लेकर, व्यापारियों के लेकर, जितने बड़े बड़े इश्यूज की अगर बात करें, जीएसटी जब लागू करी गई थी तो देश में हाहाकार मचाया गया था इन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा। कुछ ऐसी जो एक टीम बनी हुई थी उनके द्वारा माहौल क्रिएट कर नैरेटिव सेट किया गया था। लेकिन आपको पता है जीएसटी का कलेक्शन कितना होता है? 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन होता है। और उसके कारण व्यापारी वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा है। आज कोई भी सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का अधिकारी वहाँ नहीं जाता है, क्योंकि उनको रिटर्न फाइल करना होता है। वो रिटर्न फाइल कर देते हैं और उसके आधार पर वो 1 नंबर का पैसा भी हो गया और वो व्यापार करने में आसानी भी हो गई है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। नोटबंदी के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, धारा 370 का जिक्र किया था, राम मंदिर का जिक्र किया था, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, मंदिर हैं, उनको सहेजने का काम किया था। इससे पहले किस सरकार ने सोचा था क्या? यही अधिकारी हैं, यही देश है, यही जनता है, यही सिस्टम है। लेकिन सिस्टम को बदलकर देश का नाम विश्व के पटल पर सबसे ऊंचे स्तर पर लाने का काम मोदी जी ने किया है। आज 1 रैंक 1 पेंशन का काम जो इतने सालों से पड़ा था, प्रधानमंत्री पहले भी होते थे, लेकिन इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया? आज प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन का जो इतना बड़ा देश के अंदर है, ये सपना किसने देखा था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है। आज नोटबंदी का देख लो, जीएसटी का देख लो, राम मंदिर का देख लो, और उसके अलावा किसानों की जो आय बढ़ाने का काम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी, ये जितने भी इश्यूज हैं ये प्रत्येक वर्ग के लिए हैं और इसका सीधा फायदा इस बार के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और मैं आपको इतना स्पष्ट कह दूं, हैट्रिक तो तय है। 2024 से 2029 का कार्यकाल मोदी जी का तय है। तीसरा सबसे यशस्वी कार्यकाल देश के राजनीतिक परिदृश्य में जब से चुनाव होने लगे उसके बाद से सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक फैसलों का अगर कोई कार्यकाल होगा तो 2024 से 2029 तक होगा। और इसमें ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो देश की जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज सीए का फैसला हो, एनआरसी का फैसला हो, ये कम बड़े फैसले नहीं है। आज कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद में जब तिरंगे का नाम लेने वाला कोई नहीं था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के 15 अगस्त 26 जनवरी जो तिरंगा अभियान चलाया गया था, हर घर तिरंगा अभियान, सबसे ज्यादा तिरंगे अगर कहीं लगे थे तो कश्मीर के अंदर लगे थे। आज मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मेरी कश्मीर के एक बड़े व्यापारी जो होटल का, रिसोर्ट का काम देखते हैं, उनसे बात हुई थी। वो कह रहे हमने पहले, इससे पहले कभी नहीं देखा था, टेररिज्म इतना था कि वहाँ लोग जाने से डरते थे। लेकिन आज वहाँ होटल खुल रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं और रिकॉर्ड की संख्या में, लाखों की संख्या में पर्यटक वहाँ आ जा रहे हैं। उनको लगता ही नहीं कि ये कश्मीर वही है क्या 1990 के दशक का, जहाँ लोग डरते थे जाने के लिए, वहाँ ना तिरंगा होता था, ना होटल टूरिज्म का काम था, मतलब आतंकवाद के साए में लोग जीते थे। लेकिन आज खुले वातावरण में जी रहे हैं। आज राहुल गांधी की तस्वीर आपने देखी होगी, राहुल गांधी बर्फ में कैसे, किस तरीके से सैर करते हैं, वहाँ भाई बहन दोनों, बंटी और बबली, देखा होगा आपने। तो ये कहीं ना कहीं वातावरण, अगर खुला वातावरण दिया नरेंद्र मोदी ने दिया, इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
आसाम से लेकर सारनाथ तक का और गुजरात से लेकर कामाख्या तक का, ये जितना भी वातावरण आप लोग देखेंगे, राजस्थान से लेकर पूरे प्रदेश में, देश के विभिन्न कोने में, अब की बार 400 पार का नारा देश की जनता ने दिया, ये मोदी जी ने नहीं दिया है। मोदी जी तो जनता की आवाज़ को पहचानने वाले व्यक्ति हैं। मोदी जी की आवाज़ को पहचानने वाली ये देश की जनता है। राजस्थान की 25 सीट आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बीजेपी अकेले 370 के पार जाएगी और एनडीए 400 के पार जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को, राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे प्रमुखता के साथ में, विकास के नाम पर विकासवाद का मुद्दा प्रमुखता के साथ में, और तीसरा हिंदुत्व का मुद्दा जो है, ये देश में 3 मुद्दों के आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है, मैं सोचता हूं कि देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को वापस जनता ने जनता ने मोदी जी को 30 बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए गारंटी दी है। इसीलिए अब की बार 400 का पार 4 जून को आप देखेंगे कि देश में फिर से, अभी होली का त्यौहार है, फिर होली का त्यौहार हम लोग मनाएंगे। पहले दीपावली के बाद में राम मंदिर का दीपावली मनाई थी, इस बार होली के बाद भगवा होली फिर हम लोग मनाएंगे। और पूरी जनता ने तय कर लिया है कि कब चुनाव आएंगे, कब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। सच बेधड़क के जो दर्शक है उनमें युवा भी काफी है। युवा का यही एक सवाल, क्योंकि जिस हिसाब से आप एक युवा नेता है, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं, आप माफियाओं पर काम कर रहे हैं, आप महिला सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए क्या मैसेज जो राजनीति में आने का सपना देखते हैं और जनता के लिए सच में काम करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज सच बेधड़क के माध्यम से? देखिए सोनल जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देश का युवा जो है वो 18 साल होते ही जब मतदान की प्रक्रिया में जाता है। आज की तारीख में पिछले 10 सालों में जो सिनेरियो देश का चेंज हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नौजवान जो है वो राष्ट्रवाद के साथ में जुड़ा हुआ। उनको ना नरेंद्र मोदी से मतलब है, ना मुझसे मतलब है, ना किसी व्यक्ति दल से मतलब है। वो राष्ट्रवाद के साथ में जुड़ना चाहता है। उनको पता है कि देश का भविष्य क्या है और उन्हीं के साथ रहता है जो राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं, वो चलते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से क्लियर है। और युवाओं ने यह तय किया है कि पिछली बार से अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो देश का युवा मोदी जी के साथ में है। और ये वो मोदी जी को भी युवा ही मानते हैं आजकल देश का युवा, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ में 24 घंटे में से 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने तो मेरी लाइफ में ऐसे कोई राजनेता को, जन नेता को नहीं देखा जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी छुट्टी ली होगी। कभी छुट्टी नहीं लिया। जब उसकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ था, उसके 2 घंटे बाद में वो देश के काम में लग गए वापस। किसी परिवार ने, किसी राजनेता में ऐसा नहीं देखा होगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री युवा के तौर पे काम कर रहे हैं। युवाओं के यूथ आइकन भी बन रहे हैं, महिलाओं के लिए वो भाई की तरह आइकन के रूप में काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक वैश्विक नेता के तौर पे काम कर रहे हैं। तो देश के युवा जो है वो वाकई में उनसे बहुत इम्प्रेस हैं। और मैं तो आपके माध्यम से युवाओं से ये निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी से सीखने के लिए उनको पढ़ने की आवश्यकता है, उनके काम के विजन को देखने की आवश्यकता है। आज जिस तेज गति के साथ में, जिस विजन के साथ में वो काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। ये युवा है जो देश का भविष्य है। और जब युवा पढ़ेगा, युवा बढ़ेगा आगे, युवा समझेगा, तो देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी एक राष्ट्र शिक्षक के रूप में एक छोटी सी युवा अवस्था में जिन्होंने कल्पना करी थी कि जब 21वीं सदी होगी, भारत विश्व गुरु होगा, उस समय नरेंद्र मोदी जी नहीं थे। लेकिन उस नरेंद्र नाथ दत्त, जिसको बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद जी का, 1893 के आसपास की बात है, आज 1924 चल रहा है। इतने लंबे अंतराल के बाद में कहीं ना कहीं ईश्वर के अवतार के रूप में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और देश का युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो, अभ्यर्थी हो, कोई भी वर्ग हो, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ में पूरी मजबूती से जुटा हुआ है। आइए, युवा शक्ति से मैं इतना ही आह्वान करता हूँ, आइए इस देश को बनाने में हमारी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा किसी और व्यक्ति की नहीं हो सकती। देश का भविष्य हम लोग हैं। हम लोगों को मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, महिलाओं के सम्मान में हम सबको अपना अपना जो चरित्र है उसको बदलने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना वसुधैव कुटुंबकम का है। जाति, पंथ, मजहब, धर्म, संप्रदाय, परिवार से ऊपर उठकर इस देश के लिए काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में हम लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएंगे। अपनी अपनी आहुति इस देश को वापस उसके परम वैभव पर पहुंचाने के लिए हम लोग देंगे। तो ये देश का युवा है। युवा बखूबी जानता है कि इस देश के लिए क्या करना है। आज बिना किसी स्वार्थ के देश का युवा नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा है। मोदी जी कहते हैं
कि जब मैं एक कदम चलता हूं तो मेरे साथ 142 करोड़ कदम चलते हैं। उसमें युवा भी आ जाता है, महिलाएं भी आ जाती है, बुजुर्ग भी आ जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं, दिव्यांग व्यक्ति भी आ जाते हैं। ये सबको साथ लेकर चलने का जो मंत्र मोदी जी का है, इससे सब लोग प्रभावित हैं। और मैं सोचता हूँ युवा लोगों ने तय कर लिया है कि हम सब लोग आने वाले समय में इस दुनिया में भारत के अच्छे दिन कैसे ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सामाजिक भाईचारा बना रहे, सामाजिक जो ताना बाना है वो बना रहे, संस्कृति हमारी वो बनी रहे, हम लोग कानून का सम्मान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें और एक नए भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में, विकसित भारत बनाने में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हम खुद को ही तय करनी पड़ेगी, तब हम उस सपने को पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी आपका सच पे धड़क पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमने बातचीत करी इनसे और तमाम विषयों पर चर्चा करी। युवा नेता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इन पर जिम्मेदारी है। अब देखना होगा आगे कि लोकसभा चुनाव में जनता किसको चुनती है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट अविनाश जी ने कहा है कि मिशन जो 25 है वो दोबारा दोहराएंगे और हैट्रिक यहाँ पर बनाएंगे। ये देखना होगा। लेकिन आज सच बेधड़क पे फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार। एक बुलंद आवाज,